नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, एक हिंदू का, एक इंडियन एक्सप्रेस का और एक कंपाइलेशन। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट से संबंधित। बाकी आर्टिकल्स हिंदू में इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस के बाद हिंसा, कोविड-19, अफगानिस्तान, यहाँ पर भी कोविड-19। दूसरा आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करेंगे। हाउस में जिन एमपीज ने डिसरप्शन किया है, काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यसभा के द्वारा स्पेशल कमेटी का गठन किया जा सकता है। कितना सही कितना गलत। कंपाइलेशन हम डिस्कस करेंगे, कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट होना चाहिए या नहीं कंडक्ट होना चाहिए। हिंदू ने अभी तक सीधा सीधा इस पर आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ है, किया है। शुक्रवार को यानी फ्राइडे को यहाँ पे इंटरव्यू की फॉर्म में कुछ आया था, लेकिन सीधे सीधे पॉइंट्स नहीं थे। तो हम कंपाइल करके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ये इशू सुर्खियों में है। चलिए डिस्कशन, रुकिए एक क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है वो देख लीजिए। कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्रिटिकली आपको एनालाइज करना है 250 वर्ड्स में। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। आप सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कौन डिसाइड करता है? देखो, अभी के अनुसार प्रोसीजर ये है, एक कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो 5 जजेस का ये कोलिजियम डिसाइड करता है किसको सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंट करना है। तो ये कोलिजियम नाम डिसाइड करके प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं और प्रेसिडेंट उस पर स्टैंप लगाते हैं। प्रेसिडेंट किसी नाम को लौटा सकते हैं, यानी कोलिजियम को बोल सकते हैं प्रेसिडेंट कि आप इस नाम को फिर से कंसीडर कीजिए। लेकिन देखो, अगर कोलिजियम उस नाम को फिर से प्रेसिडेंट के पास भेज देता है तो फिर प्रेसिडेंट को मोहर लगानी ही होती है उस नाम पर। बट प्रेसिडेंट, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, काफ़ी बार चालाकी कर जाते हैं। वो फाइल को अपने पास रखते हैं। मतलब ना तो उस नाम पर जो भेजा गया है कोलिजियम के द्वारा उस पर मोहर लगाते हैं, ना ही उसे रिजेक्ट करते हैं। बस फाइल उनके पास पड़ी रहती है। तो ये तरकीब काफ़ी बार सरकार के द्वारा अपनाई जाती है। तो ये तो हमने बात की बेसिक्स की। अब बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो वैकेंसी है ना, वो खाली रहती है, क्योंकि कोलिजियम ढूंढ नहीं पाता कि किनको सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंट करना है। मतलब वो नाम पे सहमति नहीं हो पाता। लेकिन अभी अच्छी बात ये हुई, जस्टिस रमन्ना, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनकी अध्यक्षता में कोलिजियम ने 8 नामों पर सहमति बनाई सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए। 8 नाम जो है कोलिजियम ने प्रेसिडेंट के पास भेजे हैं। देखो, एक साथ 9 नामों पर सहमति बनाना कोलिजियम के द्वारा, इसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार देखा जाता है कि वैकेंसीज खाली रहती हैं, भरी नहीं जाती, और कोलिजियम जो है विभिन्न नामों पर सहमति नहीं बना पाता। 9 नाम पर एक साथ सहमति बनाना मुश्किल था। जब टी.एस. ठाकुर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ना, एक बार तो 2016 में ये रोने भी लग गए थे कि इतनी वैकेंसीज खाली रहती हैं, लेकिन इवन जुडिशरी भी कुछ कर नहीं पाती। इस संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर ने भी वो उस मीटिंग को अटेंड किया था जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर इमोशनल हो गए थे खाली वैकेंसीज को लेके। देखो, मुश्किल इसलिए आती है वैकेंसीज को फिल करना कि जजेस के नाम पर सहमति बनाना ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। कोलिजियम को ट्रांसपेरेंट रहना जरूरी होता है कि इस पर्सन के नाम का चुनाव किया गया है जज के अपॉइंटमेंट के तौर पर, दूसरे नामों को क्यों छोड़ दिया गया है, क्या क्राइटेरिया अपनाया गया है। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होना होता है कोलिजियम को, क्योंकि उनको पता है जो नाम हमने सिलेक्ट करे हैं ना, उन पर हाईएस्ट लेवल की स्क्रूटिनी होगी। सिविल सोसाइटी के लोग, जो वकील हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सरकार, लोग सभी क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब क्वेश्चंस रेज करेंगे कि आपने इन नामों को क्यों सिलेक्ट किया है जज के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए, और बाकी नामों को आपने क्यों छोड़ दिया है। इसलिए जजेस को सिलेक्ट करना आसान नहीं होता। दूसरा, कोलिजियम में देखो 5 जज होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी होते हैं।
इन जजेस ने पास्ट में बड़ी बड़ी जजमेंट्स दी होती हैं और ये जो जजेस हैं, सीनियर जजेस, ये सुप्रीम कोर्ट की इथोस को शेप करते हैं। तो इनकी सहमति होना किसी नाम पर कि हाँ इस पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाए, इसमें इंटीग्रिटी है, इसमें मेरिट है, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है क्योंकि विरोधाभास काफ़ी होता है जजेस के बीच में। कोई जज कहता है कोलिजियम में इसको अपॉइंट करना चाहिए, कोई जज कहता है नहीं इसको नहीं करना चाहिए। इस वजह से भी यानी सहमति नहीं बन पाती, इस वजह से भी दिक्कत आती है जजेस के नाम को अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजने में। बट देखो अभी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि कोलिजियम की पहली मीटिंग में ही 9 जजेस के नाम पर सहमति बन गई। इसके बाद आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है, कोलिजियम के द्वारा क्या ध्यान में रखा गया है इन 9 जजेस के नाम पर सहमति बनाने के लिए, यानी किस क्राइटेरिया को फॉलो किया गया है। देखो संविधान का जो आर्टिकल 142 सेक्शन 1 जो है ना, ये कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए कोई भी ऑर्डर, कोई भी वर्डिक्ट पास कर सकती है। ये जो आर्टिकल है ना सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है और देश के जो नागरिक हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं कंप्लीट जस्टिस के लिए। 1993 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पैरामीटर्स को बताया है जिसका इस्तेमाल कोलिजियम के द्वारा किया जा सकता है हायर जुडिशरी में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। मोस्ट क्रूशियल जो पैरामीटर है वो है मेरिट। और देखो मेरिट को इस प्रकार से कंसीडर किया जाए कि क्रिटिसिज्म का कोई सवाल ना उठे, मतलब ऐसा आरोप ना लगे कि कोलिजियम ने अपनी मन मर्जी से, बायसनेस के साथ और आर्बिट्ररी ढंग से कैंडिडेट्स का चुनाव किया है, मतलब इस क्रिटिसिज्म का कोई भी स्कोप नहीं होना चाहिए। और मेरिट जब हम बोलते हैं कि मेरिट होनी चाहिए कैंडिडेट में, इसका मतलब ये है कि जज में एबिलिटी होनी चाहिए कंप्लीट जस्टिस डिलीवर करने की। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, बट देखो इसके साथ साथ मेरिट के साथ साथ दूसरी बातें जिनका ख्याल रखना होता है। इंडिया देखो एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला देश है, बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली हमारी डेमोक्रेसी है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, रीजन बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़, कास्ट, ये सब भी देश की रियलिटी है जिसको स्टेट इग्नोर नहीं कर सकता। तो जब जुडिशरी में भी कैंडिडेट्स को अपॉइंट करने की बात आए तो इस डाइवर्सिटी को ख्याल में रखना जरूरी होता है। यानी इंडिया एक प्लूरल कंट्री है तो अलग अलग तबकों को जगह मिलनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में भी, हर एक सेक्शन के लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि देश के सभी ऑर्गन्स में इंक्लूडिंग जुडिशरी सभी सेक्शंस का पार्टिसिपेशन हो सके। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस 1993 की जजमेंट में बोली थी, पैराग्राफ 315 में, कि देखो कोलिजियम की ये जिम्मेदारी बनती है कि सभी क्लास के लोगों को, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के हों, शेड्यूल कास्ट के हों, शेड्यूल ट्राइब के हों, माइनॉरिटीज़ के हों, वुमेन के हों, सभी क्लास के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो ना कि एक सेक्शन के मेरिटियस जो जजेस हैं उनको अपॉइंट कर दिया जाए लेकिन दूसरे सेक्शन के जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाए। जैसे ये क्रिटिसिज्म होता है सुप्रीम कोर्ट का कि महिलाएं जो हैं काफ़ी कम होती हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस बार 9 जो नाम भेजे हैं उनमें से 3 महिलाएं हैं और एक तो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट की यानी पूरे देश की चीफ जस्टिस भी बनेंगी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के देखो समराइज करें तो मेरिट के साथ साथ सीनियोरिटी, इंटरेस्ट ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शंस, डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जैसे कि वुमेन, रिलीजन, रीजन, कम्युनिटी, इन सबको कंसिडर करना होता है हायर जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट डिसाइड करते वक्त। इसके बाद देखो क्वेश्चन ये उठता है, अब जो 9 नाम भेजे गए हैं क्या वो इन क्राइटेरियाज पर खरा उतरते हैं? राइटर इसका आंसर देते हैं यस। जो 9 नाम भेजे गए हैं ना प्रेसिडेंट को, उसमें से 3 वुमेन जजेस हैं जिसमें से एक आगे जाके चीफ जस्टिस बनेंगी अगर उनके नाम पर सहमति, मतलब प्रेसिडेंट असेंट दे देते हैं, जो कि संभावना है दे ही देंगे। एक जज शेड्यूल कास्ट से हैं, एक बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं, जबकि ये जो 9 सिलेक्टेड पर्सन्स हैं ये 9 अलग अलग स्टेट से हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात। तो मतलब साबित होता है कि कोलिजियम ने जो अप्रोच अपनाई है वो अनबाइस्ड है,
वो अप्रोच बिल्कुल सही है। कुछ लोग हालांकि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को छोड़ दिया गया है। राइटर कहते हैं देखो, सभी को तो प्लीज नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि सभी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को नहीं इंक्लूड किया गया होगा। बहुत से मेरिटोरियस जो जजेस हैं वो रह गए होंगे, लेकिन उनकी बारी आगे आ जाएगी। जज तो मेरिटोरियस ज़्यादा होते हैं, लेकिन सबको तो सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में सीट्स तो थोड़ी होती हैं। अभी के अनुसार टोटल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की 33 जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट देखो, ये जो नौ जज हैं जिनके नाम प्रेसिडेंट को पास भेजे गए हैं, इनमें से कुछ जज तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी जजमेंट्स दी हैं हाल फिलहाल में भी। जैसे जब कोविड-19 के क्राइसिस आए थे तो पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम किया इन जजेस ने। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी जजमेंट्स देंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, राज्यसभा में हाल ही में जो सेशन खत्म हुआ, इसमें कुछ मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राज्यसभा में देखो, कुछ मेंबर्स ने काफ़ी उत्पात मचाया था और जिस प्रकार से डिसरप्शन हुआ था, चेयरमैन काफ़ी इमोशनल हो गए थे कि ऐसे पार्लियामेंट का में डिसरप्शन होता है, राज्यसभा काम नहीं कर पा रही है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब एक स्पेकुलेशन यानी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि स्पेशल कमेटी का गठन किया जा सकता है ताकि ऐसे मेंबर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया था उनके खिलाफ पनिशमेंट की सजेशन दिया जा सके। राज्यसभा के जो सेक्रेटरीट हैं उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है उस इंसिडेंट के बारे में जिसमें आरोप लगता है कुछ एमपीज पर कि उन्होंने सिक्योरिटी पर्सनल पर हमला किया, उनके ऊपर असोल्ट किया। जबकि दूसरी तरफ एमपीज का ये कहना है कि कुछ लोग जो स्ट्रेंजर थे, जो यहाँ पे काम नहीं करते, वो ब्लू यूनिफॉर्म में आ गए, जिनको हाउस के अंदर अलाउ किया गया, उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की। देखो, हम रूल्स की बात करते हैं। राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं उनके पास सभी पावर्स होती हैं राज्यसभा में प्रोसीडिंग्स को स्मूथ चलाने की। और रूल्स ये कहते हैं वो एमपीज जो चेयरमैन की अथॉरिटी को डिसरिगार्ड करते हैं, काउंसिल के रूल्स को अब्यूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, लगातार बार बार हाउस की वर्किंग को डिसरप्ट करते हैं, तो ऐसे एमपीज पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कार्रवाई जो है वो सीधा सीधा चेयरमैन के द्वारा नहीं की जाती। अगर मान लीजिए किसी मेंबर को सस्पेंड करना है तो वो पावर हाउस के पास होती है। हाउस जो है वो मोशन को अडॉप्ट करता है। देखो, चेयरमैन नेम कर सकते हैं कि हाँ, ये जो एमपीज हैं वो बार बार हाउस को डिसरप्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद मोशन मूव किया जाता है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के द्वारा या फिर किसी दूसरे मिनिस्टर के द्वारा कि हाँ, इन मेंबर्स को हम सस्पेंड कर देते हैं। फिर उस मोशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है हाउस के द्वारा कि हाँ, इन मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया जाए क्योंकि ये बार बार डिसरप्ट कर रहे हैं हाउस को। तो ये प्रोसीजर होता है। रूल देखो ऐसा है कि मैक्सिमम किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो रिमेनिंग सेशन है, जो सेशन अभी चल रहा है, तो बचे हुए जो दिन हैं उसके लिए उस मेंबर को सस्पेंड किया जा सकता है। और जब किसी मेंबर को सस्पेंड कर दिया जाता है ना, तो वो चैम्बर में एंटर नहीं कर सकते, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से किसी भी कमेटी की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो डिस्कशन के लिए कोई नोटिस नहीं दे सकते हाउस को। और बाय कन्वेंशन जो सस्पेंडेड मेंबर होते हैं, क्वेश्चंस के रिप्लाईज हासिल करने का जो उनका अधिकार है वो भी चला जाता है। मतलब देखो, जब हाउस से किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जाता है ना, ये एक सीरियस पनिशमेंट है। लेकिन देखो, हैरानी की बात ये है, जो रूल्स है ना वो नहीं बताते साफ साफ कि सस्पेंडेड मेंबर्स के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस की हमने बात की, ये तो कन्वेंशन के तहत होता है, ऐसी परंपरा चली आ रही है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है, क्या कोई और भी, मतलब रूल में क्या और भी प्रोविजन है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बार बार अगर डिसरप्ट करता है पार्लियामेंट को या फिर कुछ और गलत करता है तो उसके खिलाफ कोई और पनिशमेंट दी जा सकती है? ऐसा भी कोई प्रोविजन है सस्पेंशन से बड़ा भी? देखो, राज्यसभा रूल्स ऑफ प्रोविजन का जो रूल 256 है वो कहता है, अगर कोई एमपी मिसकंडक्ट करता है, चेयर की अथॉरिटी को डिसरिगार्ड करता है, काउंसिल के रूल्स का गलत इस्तेमाल करता है बार बार और हाउस की फंक्शनिंग को डिसरप्ट करता है,
तो इन सभी एक्ट्स के लिए मेंबर को पनिश किया जा सकता है, और जो पनिशमेंट होती है वो इमीडिएट होती है। ऐसा नहीं कि 2 सेशन पहले किसी एमपी ने कोई गलती की थी और 3 सेशन के बाद उस पर एक्शन लिया जा रहा है, उसी समय इमीडिएट एक्शन लेना होता है। बट देखो, अब जैसी खबरें आ रही हैं कि अलग से एक स्पेशल कमेटी का निर्माण किया जा सकता है ताकि सजेशंस दिए जा सके, रिकमेंडेशंस दिए जा सके कि जिन एमपीज ने उत्पात मचाया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। तो ये अपने आप में रेयर और स्ट्रेंज होगा, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कि जब कोई एमपी उत्पात मचाता है तो उसी समय उनका सस्पेंशन हो जाता है। ऐसा नहीं कि हाउस खत्म हो गया उसके बाद स्पेशल कमेटी का निर्माण किया जा रहा है। स्पेशल कमेटी का निर्माण पहले भी किया गया है, लेकिन अलग केसेस में किया गया है। जैसे देखो, हाउस के बाहर कोई एमपी जब कोई ऐसा काम करता है जिससे हाउस की कंटेम्प्ट हो जाए यानी बेइज्जती हो जाए, और एमपी को जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं उनका गलत इस्तेमाल यानी उनका वायलेशन, उनका ब्रीच हाउस के बाहर जब ऐसा कोई एमपी करता है ना, तब उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रिविलेज कमेटी मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर रिकमेंडेशंस भेजती है हाउस के पास कि ऐसे एमपी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिसने हाउस के बाहर हाउस की बेइज्जती करवाई है, प्रिविलेजेस का वायलेशन किया है। और देखो, स्पेशल कमेटी का निर्माण तो तब किया जाता है जब किसी एमपी का जो कंडक्ट है बहुत ही ज़्यादा गलत हो, मतलब मिसकंडक्ट जो किसी एमपी ने किया है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो कि हाउस विचार कर रहा है कि उस एमपी को पूरी तरह से एक्सपेल ही कर दिया जाए हाउस से, तब स्पेशल कमेटी का निर्माण किया जाता है। जैसे पास्ट एग्जाम्पल्स देखिए, 1951 में पहली बार स्पेशल कमेटी का गठन किया गया था एक मामले की जांच करने के लिए। H.G. मुदगुल ये एक एमपी थे। इन्होंने किसी कॉर्पोरेट ग्रुप से फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल किए थे ताकि उस बिजनेस हाउस के पक्ष में पार्लियामेंट में और गवर्नमेंट से सपोर्ट गैदर की जा सके, सपोर्ट इकट्ठी की जा सके। कमेटी ने पाया, स्पेशल कमेटी ने पाया कि उस एमपी ने मिसकंडक्ट किया है जो कि पार्लियामेंट की डिग्निटी के अगेंस्ट है, तो उसको एक्सपेल कर दिया गया था। एक और बार स्पेशल कमेटी का निर्माण किया गया था 2005 में, क्योंकि कुछ एमपीज पर आरोप लगा था कि वो पैसे लेके पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछते हैं। एक प्राइवेट बॉडी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने यह खुलासा किया था स्ट्रिंग ऑपरेशन की सहायता से। तो इसके बाद 10 एमपीज को एक्सपेल कर दिया था हाउस से। तो देखो, जब बहुत ज़्यादा सीरियस मिसकंडक्ट होता है ना, तब स्पेशल कमेटी का निर्माण किया जाता है। जब सब कुछ चेयरमैन के सामने हुआ है, चेयरमैन के आंखों के सामने सब कुछ हुआ है, तब फिर उस मामले की जांच करने के लिए स्पेशल कमेटी की गठन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये तो रूल्स के, हाउस के रूल्स के अनुसार वो मामला तो उसी समय निपटा देना चाहिए था, मतलब जो भी पनिशमेंट देना चाहते चेयरमैन उस समय दे सकते थे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कास्ट सेंसस से संबंधित है। देखो, 2021 में सेंसस कंडक्ट होना था, लेकिन आपको पता है कोविड के चलते सारी जो प्रोसेस है वो डिले हो गई। इसी बीच कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो मांग कर रही हैं कास्ट की भी गिनती होनी चाहिए, मतलब किस कास्ट के कितने लोग हैं ये भी डिसाइड होना चाहिए इस लेटेस्ट सेंसस में। देखो, अगर बैकग्राउंड की बात करें, 1931 के सेंसस से पहले हर एक सेंसस में कास्ट रिलेटेड जो डेटा है वो इकट्ठा किया जाता था। 1941 में कास्ट बेस डेटा जो है वो कलेक्ट किया गया, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया। इसके बाद देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद से यानी 1951 से लेकर 2011 तक जितने भी सेंसस कंडक्ट हुए, इन सेंससेस में एससी और एसटी से संबंधित डेटा तो पब्लिश किया गया, लेकिन दूसरे कास्ट से संबंधित डेटा नहीं पब्लिश किया गया। तो कास्ट संबंधित डेटा नहीं है, इस वजह से प्रॉपर एस्टिमेशन भी नहीं है कि हमारे देश में अदर बैकवर्ड क्लासेस के कितने लोग हैं, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस में भी अलग अलग कास्ट के कितने लोग हैं। मंडल कमीशन ने एस्टिमेट लगाया था हमारे देश में ओबीसी पॉपुलेशन है 52%, और कुछ दूसरे एस्टिमेशन भी हैं अलग अलग सर्वे के आधार पर। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जब टिकट देती हैं तो वो अपने अपने एस्टिमेट लगाती हैं कि इस कास्ट के इतने लोग हैं, तो उस हिसाब से किसको टिकट देनी चाहिए, किसको टिकट नहीं देनी चाहिए। मतलब पता नहीं है कि किस कास्ट के कितने लोग हैं। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज मांग कर रही हैं कुछ कि कास्ट संबंधित गिनती भी होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स क्या है कास्ट सेंसस के फेवर में? सबसे पहले तो देखो, कुछ कास्ट जो है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, तो उन मार्जिनलाइज्ड
कास्ट का पता लग जाएगा कि हाँ इस कास्ट के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है। अगर कास्ट सेंसस होगा तभी तो पता लगेगा ना। कास्ट सेंसस जब होगा ये भी पता लग जाएगा कि इस कास्ट के ज़्यादातर लोग इस काम में लगे हुए हैं। और देखो जब कास्ट सेंसस कंडक्ट होगा तो पॉलिसी मेकर्स को डेटा मिल जाएगा। डेटा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है पॉलिसी मेकिंग के लिए। जुडिशरी भी यही कहती है कि रिजर्वेशन देते वक्त कम से कम डेटा आपके पास होना चाहिए। तो कोई कास्ट जब मांग उठाती है कि हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जब पॉलिसी मेकर्स के पास डेटा होगा कास्ट सेंसस संबंधित, तो वो आसानी से डिसीजन ले सकेंगे कि इस कास्ट को रिजर्वेशन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कास्ट ऑफर्स प्रिविलेजेस। देखो कास्ट के कारण सिर्फ नुकसान नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हाँ जी कुछ पर्सन्स जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से संबंध रखते हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको कुछ ही कामों तक, कुछ ही प्रोफेशन तक सीमित कर दिया जाता है। कुछ कास्ट के लोगों को कास्ट की वजह से काफ़ी सारी प्रिविलेजेस भी मिलती हैं, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। तो कास्ट हमारे देश में एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है कुछ लोगों को। अब इसके बाद आर्ग्यूमेंट्स जो अगेंस्ट हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो जब कास्ट सेंसस कंडक्ट होगा ना तो फिर कुछ कास्ट ऐसी होंगी जो रिजर्वेशन की मांग करने लगेंगी, कुछ कास्ट ऐसी हैं जो अपने आप को और ज़्यादा असर्ट करने लगेंगी कि देखो हमारी संख्या ज़्यादा है फिर भी हम पिछड़े हुए हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कुछ कास्ट के लोगों के बीच में आपस में फ्रिक्शन आ जाए, सोसाइटी में जो भाईचारा है वो बिगड़ जाएगा। और देखो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट तो ये दिया जाता है कि हमें कास्टलेस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, जो बी आर अम्बेडकर बोला करते थे। लेकिन जब इस प्रकार से कास्ट सेंसस कंडक्ट होगा तो ये तो बी आर अम्बेडकर के विचारों के विरुद्ध है ना। कास्ट और ज्यादा समाज में इंट्रेंच हो गई, समझ गए। लास्ट आर्ग्यूमेंट, कुछ लोग देखो ये चाहते हैं कि हमें हमारी कास्ट से रिकॉग्नाइज ही ना किया जाए, तो इस प्रकार का कास्ट सेंसस ये उनकी पर्सनल लाइफ में इन्वेसिव होगा। मतलब आसपास के लोगों को पता लग जाएगा, कास्ट के क्वेश्चन फिर से उठने लगेंगे कि ये किस कास्ट का है, वो किस कास्ट का है, जबकि देश को इससे दूर जाना चाहिए। देखो कास्ट सेंसस हमारे देश में हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। वो इसलिए क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर लिया जाता है। जब कास्ट सेंसस संबंधित डेटा अगर कलेक्ट होगा, कुछ डेटा जो है सरकार रख लेगी अपने पास, कुछ डेटा को जो उनको लगता है कि इलेक्शन में नुकसान पहुंचाएगा उस डेटा को रिलीज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, डेटा की ऑथेंटिसिटी पे भी सवाल उठते रहते हैं, इसलिए कास्ट सेंसस हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो हमारे देश में सभी लोगों का उत्थान होना चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिलनी चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे सोसाइटी एकजुट हो, देश एकजुट हो, सोसाइटी डिवाइडेड ना हो। तो धर्म के नाम पे चाहे किसी के नाम पे, कास्ट के नाम पे भी लोग जो हैं वो डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए। तो कास्ट सेंसस के बजाय सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है ये कंडक्ट होना चाहिए। इस पर भी हम किसी और दिन आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये एक सॉल्यूशन कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में कंडक्ट हुआ था, लेकिन पूरा डेटा सरकार ने रिलीज नहीं किया था। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।